Good morning, students. So today we shall begin with our next topic, that is electromagnetic induction. अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, आइडिया कहाँ से आया इसका। तो सबसे पहले मैं ये जान लीजिए कि व्हेन द डीसी मोटर वाज इन्वेंटेड, जब डीसी मोटर बना लिया गया और वहाँ पर डीसी मोटर बनाया गया, तो डीसी मोटर वाज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, तो वहाँ पर होता क्या था कि वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके हम लोग मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे। गॉट इट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से जो पहला बेसिक आइडिया आया था, वो बेसिक आइडिया ये था कि क्या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, जब ऐसा सोचा, तो ऐसा जो सोचा था जिन्होंने, ही वॉज फैराडे। ठीक है, माइकल फैराडे। तो उन्होंने ये सोचा और फिर उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट किए। अब अगर हम लोग देखें तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में कैसे कन्वर्ट होती थी कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट को मूव कराया जाता, मतलब चार्ज को मूव कराया जाता था, तो उस पर फोर्स लगती थी। फोर्स का मतलब मोशन होता था, मूव करता था ना, जिस पर भी फोर्स लगती थी, कॉइल पे फोर्स लग रही थी तो कॉइल मूव कर रहा था। तो उन्होंने सोचा कि अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड को वैसे ही रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ रखेंगे और मोशन हम खुद कराएंगे। क्लियर? वहाँ पर क्या करते थे, करंट पास कराते थे मैग्नेटिक फील्ड में, तो मोशन करता था। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि हम मैग्नेटिक फील्ड तो देंगे, मोशन हम खुद कराएंगे, तो देखते हैं कि क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो पाएगी। तो उन्होंने इसी थॉट के साथ एक एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। अब उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, जब पहले मैं बता देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक कॉइल ली ऐसे, ठीक है, क्लोज्ड कॉइल, और मैग्नेट लिया। ठीक है, उन्होंने इस मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर से मूव कराया। ये जो लूप्स दिख रहे हैं ना, सर्कुलर कॉइल लूप्स, इस लूप के अंदर से कॉइल को पास कराया। जब इस सर्कुलर लूप के अंदर से कॉइल को, वो सर्कुलर लूप के अंदर से मैग्नेट को पास कराया, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। ये है आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये जो आपका रखा हुआ है, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए। गैल्वेनोमीटर। ठीक, जब इन्होंने उसके बीच से पास कराया तो देयर वाज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। प्रेजेंस ऑफ करंट मतलब ये बताता है कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कई दिनों तक किया, मतलब इसको डेली मूव कराते रहे। कभी मैग्नेट को कॉइल में से मूव कराते थे, कभी कॉइल को मैग्नेट से पास कराते थे, मतलब कभी मैग्नेट को इसके अंदर लेके आते थे, कभी कॉइल को इसको मैग्नेट में से लेके जाते थे। सो सारे एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने कई दिनों तक करे, बट देयर वाज नो रिजल्ट। फाइनली एक दिन इन्हें बहुत गुस्सा आया, ठीक है, इरिटेट हो गए, और इन्होंने मैग्नेट को तेज़ी से फेंका। ठीक है, ऐसे गुस्से में तेज़ी से फेंका। ठीक है, ऐसा स्टोरी मैंने सुनी है। ठीक है, एंड एट दैट टाइम सडनली अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर वाज सीन। अब जब अचानक ऐसा हुआ तो मतलब ही वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट ये कर रहे थे वो फाइनली सक्सेसफुल हुआ। अब एग्जैक्टली सक्सेसफुल नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, ही गॉट द आइडिया कि हाँ सक्सेसफुल है ज़रूर, मतलब ऐसा हो ज़रूर सकता है। बट अभी क्यों फेल हो रहे थे बार बार, क्या था प्रॉब्लम, ये उन्हें पता करना था। देन एक बेसिक आइडिया पर उन्होंने काम किया कि बहुत तेज़ी से मैंने फेंका था तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन हुआ, तो इसी चीज़ को उन्होंने फॉलो किया कि शायद मैं बहुत स्लो फेंक रहा था इसलिए ऐसा हुआ हो। तो उन्होंने एक्चुअली में वही काम किया, उस मैग्नेट को तेज़ी से पास कराया उस कॉइल के अंदर से। जब भी मैग्नेट को कॉइल के अंदर से तेज़ी से पास कराते थे, देयर वाज ऑलवेज अ डिफ्लेक्शन सीन इन द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, सो फाइनली इसके थ्रू उन्होंने क्या पता, मतलब फाइनली उन्हें ये कंफर्म हो गया कि जब भी हम लोग कॉइल में से मैग्नेट को मूव कराएंगे तो व्हाट विल हैपन, करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल, करंट प्रोड्यूस होगा कॉइल में। दैट मीन्स उनका जो थॉट था ना कि मैकेनिकल एनर्जी से क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करी जा सकती है, वो बिल्कुल सही निकला। ठीक है, अब इसके बेसिस पे जो उन्होंने अपनी स्टडीज़ बताई क्या क्या होता है कैसे, सो वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की। ठीक है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज बेसिकली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ कॉइल। मतलब जैसे कि ये कॉइल है तो ऑब्वियसली यहाँ से इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी, ये मैग्नेट है,
तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी, यस और नो। तो पर यूनिट एरिया, इस कॉइल का पर यूनिट एरिया कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास कर रही हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज इट, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से पास कर रही हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर। अब हुआ क्या, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या, अब देखते हैं। जब भी इस मैग्नेट को हम लोग मूव कराएंगे, चाहे आगे मूव कराएं चाहे पीछे मूव कराएं, तो डोंट यू थिंक ये जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है या तो बढ़ती जाएंगी, मेरे हिसाब से जब आगे मूव कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कम होती जाएंगी, और जब पीछे मूव कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। दैट मीन्स मैग्नेटिक नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एसोसिएटेड विद दिस कॉइल विल चेंज। ठीक है, तो यही था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या था, वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ क्लोज्ड कॉइल, ये क्लोज कॉइल है ना, इसमें जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है उसका नंबर अगर चेंज हुआ पर यूनिट एरिया, अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब ये है कि किसी कॉइल से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, जितनी भी कर रही हैं, अगर वो चेंज होती हैं, चेंज का मतलब प्लीज रिमेंबर, चेंज मीन्स वेदर इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस करंट विल बी इंड्यूस्ड। ऐसा मत सोचना कि बढ़ेगी तो करंट इंड्यूस होगा, ऐसा नहीं है, चाहे बढ़े चाहे घटे, करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ठीक है, इफ इट रिमेन्स कांस्टेंट, इफ द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट चेंज, दैट मीन्स नो करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल। क्लियर, आगे बात समझ में। ठीक है, अब कुछ बताता हूँ मैं, कुछ एक्सपेरिमेंट के पार्ट्स हैं ये। जैसे कि उन्होंने जब स्टार्टिंग में, जब उन्होंने समझ में आ गया था तेज़ी से मूव कराने पे करंट प्रोड्यूस होगा, सो सबसे पहला इनिशियल स्टेज है। ठीक है, यहाँ पर ना तो कॉइल मूव कर रही है ना ही मैग्नेट मूव कर रहा है, दोनों रेस्ट पे हैं। जब रेस्ट पे होंगे तो जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मैग्नेट से पास कर रही हैं वो कंटिन्यूसली उतनी रहेंगी, ना तो बढ़ेंगी ना तो घटेंगी, ऑब्वियसली नहीं बढ़ेंगी नहीं घटेंगी। अब जब कोई चेंज नहीं आ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में, तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं तो कोई करंट भी नहीं इंड्यूस होगा, एंड दिस इज द रीजन गैल्वेनोमीटर इज नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ डिफ्लेक्शन, इट इज स्टिल एट रेस्ट, रेस्ट पे पड़ा हुआ है। ठीक है, स्टेशनरी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है इसमें। बट अगर हम लोग इसका सेकेंड स्टेप पे आए, यहाँ पर हम लोग ने क्या किया है, वी हैव मूव्ड द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कराया। अब जब मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कराएंगे तो ऑब्वियसली जो इससे फ्लक्स आ रहा होगा, इससे ढेर सारे फ्लक्स आ रहे होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, दिस विल चेंज, या तो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, हमसे मतलब नहीं, लेकिन चेंज जरूर होगा। क्या हो रहा है, ये ज़्यादा आकर लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर बस इतने समझिए, जब भी ये इसके तरफ मूव करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी सीधी नहीं होती हैं, ऐसे यूं 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 क्रॉस, ऐसे सब सर्कुलर लूप्स होते हैं ना, और जब सर्कुलर लूप्स होंगे तो ऑब्वियसली जब हम लोग मूव कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर चेंज होना ही होना है। एंड इन दिस केस व्हेन दिस मैग्नेट विद इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द कॉइल, ये देखिए कॉइल की तरफ है, नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ मूव कराया गया, तो वी फाउंड द गैल्वेनोमीटर शोज अ डिफ्लेक्शन इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करता है, विच मीन्स करंट कैसे फ्लो करेगा इस कॉइल में, ऐसे फ्लो करेगा। क्लियर, जब मैं नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ मूव कराया तो करंट ऐसे फ्लो करना स्टार्ट हो गया। ठीक, नाउ सेकंड स्टेप, अब यही काम क्या किया इन्होंने, पिछली बार नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ लेके आए थे, अब क्या किया, अब नॉर्थ फिर से वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो वैसे ही होंगी कुछ। ठीक है, अब क्या किया है, अब नॉर्थ पोल को दूर लेके गए हैं। देखिए व्हेन दिस मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, कॉइल से दूर लेके जाएंगे तो दिस नॉर्थ पोल इज गोइंग अवे फ्रॉम दिस कॉइल, इस कॉइल से दूर जा रहा है। जब इसको दूर ले गए तो हमने क्या पाया कि करंट की डायरेक्शन यहाँ रिवर्स हो गई। देखिए इसमें डायरेक्शन क्या थी, इट वाज टुवर्ड्स द मैग्नेट, हेयर इट इज़ अवे फ्रॉम द मैग्नेट। ठीक है, इस डायरेक्शन में यहाँ पर क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पर क्या है, करंट क्लॉकवाइज। क्लियर, यहाँ पर करंट क्लॉकवाइज है ना, बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए तो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक, सो यहाँ से क्या पता चला कि अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करते हैं तो ऑब्वियसली द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ करंट विल ऑल्सो चेंज। फिर थर्ड केस में आइए, अब हम लोग ने उल्टा ही कर दिया,
उल्टा क्या कर दिया, मैग्नेट को पलट दिया। यहाँ पे देखिए नॉर्थ को इधर रखा था, कॉइल के पास रखा था। अब क्या हम लोग ने साउथ को कॉइल के पास रखा है और नॉर्थ को कॉइल से दूर। इस केस में जब हम लोग ने देखा कि साउथ पोल को हम लोग कॉइल की तरफ लेके आ रहे हैं, ठीक है, वी आर मूविंग द कॉइल, वो सॉरी साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, ठीक। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर आती हैं, अंदर की ओर आती हैं, ये टुवर्ड्स द साउथ, एंटर्स इनटू द साउथ, रिमेंबर, नॉर्थ से निकल के। अब यहाँ पर जब हम लोग ने देखा तो जब व्हेन द साउथ पोल इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड, इट इज क्लॉकवाइज। ये देखिए क्लॉकवाइज करंट आया, ठीक है, ये सुनो, जैसा कि जब नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे थे तब हुआ था, वैसा ही साउथ पोल को पास लाने पे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अभी मैं ये बताऊंगा आपको अच्छे से कि ऐसा क्यों हुआ। अभी शायद आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि पलट क्यों गया। अभी मैं एक लॉ बताऊंगा, उसके बाद इसको जब कंपेयर करेंगे आप तो विल गेट इट बेटर, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखें, अब साउथ पोल को दूर लेके जा रहे हैं ना, सी साउथ पोल है ना कॉइल की तरफ, इसको दूर ले जा रहे हैं मैग्नेट को, तो यानी साउथ पोल इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल। इन दिस केस जब साउथ पोल दूर भागने लगा तो करंट की तरफ फ्लो कर रहा उसी डायरेक्शन में, दैट मीन्स यहाँ देखिए कौन सी डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। सो अगर आप चारों केस कंपेयर करें तो यहाँ देखें, जब नॉर्थ पोल को पास ला रहे थे और जब साउथ पोल को दूर ले जा रहे थे, करंट की डायरेक्शन सेम थी। जब नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे थे और साउथ पोल को पास ला रहे थे, करंट वॉज सेम, ठीक है। बट ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। सो यहाँ से पहली चीज़ तो हमें ये पता चल गई कि जब भी इसको मूव कराएंगे मैग्नेट को तो करंट इंड्यूस होगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे इसकी स्पीड तेज़ होनी चाहिए, मतलब अगर आप बहुत स्लो करेंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये भी फैराडे ने अपने लॉज में बताया है, ठीक है। अब जो भी बातें इन्होंने बताई थी, जो उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो रहा था, उस सारे बेसिस पर उन्होंने कई कंक्लूजन्स लेके 2 लॉज दिए थे, ठीक है। तो पहला लॉ तो यही दिया था उन्होंने, ठीक है। नाउ यू कैन सी पहला लॉ क्या था फैराडे का, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ क्लोज्ड कॉइल चेंजेस करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही उनका पहला लॉ था। उन्होंने यही बताया था कि जब भी किसी क्लोज्ड कॉइल, रिमेंबर वन थिंग, द कॉइल शुड बी क्लोज्ड, अगर क्लोज नहीं है तो देयर विल बी नो करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। फॉर करंट टू गेट इंड्यूस्ड इन द कॉइल शुड बी क्लोज्ड, अगर कॉइल क्लोज्ड नहीं होगी। एंड वन मोर थिंग, देखिए प्लीज़ डू नॉट मेक अ मिस्टेक, मैंने इन कॉइल्स में कहीं पे भी सेल या बैटरी नहीं लगाई है, क्योंकि करंट हमें खुद इंड्यूस कराना है। ये नहीं कि पहले से हमने बैटरी लगा दी, करंट पहले से फ्लो करा दिया तो कोई मतलब नहीं बनता है। प्लीज़ डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। कॉइल, यहाँ पर हम लोग के पास कॉइल है, मैग्नेट है, ठीक है, और करंट हमें खुद इंड्यूस कराना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कोई भी बैटरी या सेल नहीं लगाया है हम लोगों ने, सिर्फ क्लोज कॉइल सिंपल वायर चाहिए हमें, ठीक है, ओके, ठीक। तो पहला लॉ उनका क्या था, पहला लॉ यही था कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा किसी क्लोज्ड कॉइल से, करंट इंड्यूस होगा, क्लियर। फिर दूसरा जिस बेसिस पे वो फेल हो रहे थे बार बार, ठीक है, उसका रीज़न ये था, द अमाउंट ऑफ करंट इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल। समझ में आई बात, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल, यानी पर यूनिट टाइम जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा करंट उतना ज़्यादा इंड्यूस होगा, और अगर कम फ्लक्स चेंज होगा तो करंट उतना कम इंड्यूस होगा, ठीक। अब आप जरा एक बार सोचिए, जब वो स्लोली मूव कर रहे थे उस मैग्नेट को, सो व्हाट वाज द रीज़न कि करंट, वो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा था। रीज़न ये था कि जब उस मैग्नेट को वो बहुत स्लोली आराम से ऐसे मूव करा रहे थे, देन द रेट ऑफ चेंज पर यूनिट टाइम, क्योंकि धीमे धीमे मूव कराएंगे तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है कॉइल में, चेंज तो हो रहा है बट बहुत तेज़ी से नहीं, धीमे धीमे चेंज हो रहा है, और अदर धीमे नहीं, बहुत धीमे धीमे चेंज हो रहा था। तो जब बहुत धीमे धीमे चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ऑब्वियसली जो करंट इंड्यूस हो रहा होगा वो भी नेग्लिजिबल होगा, ना के बराबर करंट इंड्यूस हो रहा होगा। करंट इंड्यूस जरूर हो रहा होगा, ठीक, इंड्यूस जरूर होगा करंट, बट कितना, नेग्लिजिबल। अब नेग्लिजिबल करंट इंड्यूस हुआ तो दैट मीन्स गैल्वेनोमीटर उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा था, उतना करंट रीड ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि किसी भी डिवाइस का जो लीस्ट काउंट होता है, इफ यू रिमेंबर दैट स्मॉलेस्ट वैल्यू इट कैन मेजर
हो सकता है वो जो करंट इंड्यूस हो रहा था वो उस गैल्वेनोमीटर के लीस्ट काउंट से भी कम हो, उसको भी वो मेजर ही नहीं कर पा रहा था। ठीक है, इसलिए जब उन्होंने उसकी स्पीड बढ़ाई तो क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया, जिसकी वजह से जो करंट इंड्यूस था वो भी बढ़ गया, और वो इतना हो गया कि द गैल्वेनोमीटर वॉज एबल टू रीड इट एंड दस इट शोज डिफ्लेक्शन। आई बात समझ में? इसीलिए उसकी स्पीड इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि इतना करंट जरूर प्रोड्यूस हो जाए कि गैल्वेनोमीटर उसको डिटेक्ट कर पाए, इतना कम करंट ना इंड्यूस हो कि गैल्वेनोमीटर उसको डिटेक्ट भी ना कर पाए, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। आप मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जरूर रहा होगा, करंट इंड्यूस जरूर हो रहा होगा, बट न गैल्वेनोमीटर नहीं डिटेक्ट कर सकता। और बाय द वे गैल्वेनोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है बहुत लो होता है, मतलब बहुत लो करंट को भी वो डिटेक्ट कर सकता है। अब गैल्वेनोमीटर भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसका मतलब यू कैन अंडरस्टैंड द करंट वाज रियली वेरी वेरी लो। ठीक है, नेग्लिजिबल ही होगा, तभी गैल्वेनोमीटर भी डिटेक्ट नहीं कर पाया। गॉट इट नाउ? सो दिस, ये तो हो गया फिनोमेना आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरा ये रीज़न क्यों फेल हो रहे थे क्या था कि जितना ज़्यादा चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम उतना ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा। अब आ जाते हैं हम लोग लेंज लॉ पे। अब लेंज ने बताई थी वो सारी कहानी, ये जो अभी तक मैं आपको समझा रहा था कि इधर नॉर्थ को इधर ले गए तो करंट एंटी क्लॉकवाइज हो गया, साउथ को उधर ले गए तो डायरेक्शन था। इट वॉज सिंपली, लेंज ने एक लॉ दिया था, कहा था द करंट इंड्यूस्ड इन अ क्लोज्ड कॉइल ऑलवेज अपोजेज इट्स कॉज। मतलब जो क्लोज्ड कॉइल है उसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो अपने कॉज को अपोज करता है, कॉज को अपोज करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ उसी को अपोज करता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ उसी को अपोज करता है। क्लियर? एंड दिस इज द रीज़न कि वो जो डायरेक्शन चेंजेस आ रहे थे वहाँ पर आ रहे थे। अब ये लॉ आप समझ लीजिए, फिर से मैंने बता रहा हूँ, क्या करता है, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसी को अपोज करता है। ठीक है, और उसी के हिसाब से उसके करंट की डायरेक्शन आ जाएगी जो करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे देख लीजिए, जरा ध्यान से देख लीजिए, ये लेंज लॉ के बारे में क्या है। लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लास्ट ईयर आपने पढ़ा था। ठीक है, इट शोज दैट द मैकेनिकल एनर्जी इज स्पेंट, सॉरी एनर्जी मिस हो गया, प्लीज राइट इट डाउन ओवर हियर। It shows that the mechanical energy is spent in doing work against the opposing force experienced by the moving magnet and it is transformed into electrical energy due to which current flows in the solenoid। इसका मतलब ये सिंपल सा कि वहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड हो रही है, जो क्योंकि हम लोग जब मूव करा रहे हैं तो वो क्या है, वो मैकेनिकल एनर्जी है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। जितनी एनर्जी एक जगह यूज़ होगी उतनी ही ट्रांसफर हो जाती है दूसरी जगह, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो मूविंग अपोजिंग फोर्स जो थी मैग्नेट की, उसको फोर्स अपोज करने के बाद वहाँ पे किस में जनरेट हो गई, दैट अपोजिंग फोर्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और फाइनली जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कब आएगी, जब करंट फ्लो करेगा। ये सुनो, दैट इज़ द रीज़न कि वहाँ पे करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है और अपोज करता है। ठीक है, आगे बात समझ में? ओके, नाउ लेट अस कम टू दैट दोज पॉइंट्स जो मैं बताना चाहता था। अब जरा इन पॉइंट्स को ध्यान से समझिए, अब ये समझ में आ जाएगा करंट किस डायरेक्शन में क्यों फ्लो किया। अभी तो मैंने बताया था, ये आपने अज्यूम कर लिया था कि इधर मूव करते इधर हुआ, पलट दिया तो उल्टा हो गया। ये अभी तक आप लोगों ने इसी तरह समझा होगा। अब मैं बताऊंगा कि कब हमें ये पता चल जाएगा कि करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। अब जरा फर्स्ट केस को फिर से देखें हम लोग यहाँ पे। तो फर्स्ट केस में व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मूविंग द नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द कॉइल। ये सुनो, इस नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ ला रहे हैं। अब याद रखिए, अगर ये इसको अपोज कर रहा है, किसको, इसके मोशन को, करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। अगर ये मैग्नेट ना मूव करे, ठीक है, या कॉइल ना मूव करे, करंट प्रोड्यूस ही नहीं होगा। या सुनो, सो दिस मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट और द रिलेटिव मोशन ऑफ द मैग्नेट एंड द कॉइल, रिलेटिव मोशन का मतलब चाहे कॉइल को मूव कराओ, चाहे मैग्नेट को मूव कराओ, चाहे दोनों को मूव करा दो, फ्लक्स हर केस में चेंज होगा। चाहे सिर्फ मैग्नेट मूव कराइए या सिर्फ कॉइल मूव कराइए या दोनों को मूव करा दो, ठीक, हर केस में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज जरूर होगा। सो बेसिकली दिस मोशन ऑफ द रिलेटिव मोशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेट इज द कॉज फॉर द
इंडक्शन ऑफ द करंट। अब जरा ध्यान से देखिए, फिर से अब टॉपिक पे आते हैं। इस नॉर्थ पोल को हम लोग इस कॉइल की तरफ मूव करा रहे हैं। अभी यही मान लेते हैं कि कॉइल स्टेशनरी है और मैग्नेट को मूव कर रहे हैं। नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ मूव कराएंगे, सो अपोज करेगा इसके मोशन को। अब ऐसा क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है कि इसके मोशन को रोके? इस नॉर्थ पोल को अपनी ओर आने से कैसे रोका जा सकता है? एक ही रास्ता है, अगर यहाँ पर भी हो जाए नॉर्थ पोल। अभी पिछले लास्ट टॉपिक में बताया था मैंने, जब दो लाइक पोल्स होते हैं, अगर यहाँ नॉर्थ और यहाँ भी नॉर्थ हो, तो ये एक दूसरे को अपोज करेंगे। तो यानी अगर इसको रोकना है इसे, तो यहाँ पर कौन सा पोल होना चाहिए? नॉर्थ पोल। यहाँ पर कौन सा पोल होना चाहिए? नॉर्थ पोल। और अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने क्लॉक पेस रूल पढ़ाया था आप लोग को, विच सेज कि अगर किसी कॉइल में, जैसे ये कॉइल है, किसी कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पे कौन सा पोल डेवलप होता है? नॉर्थ पोल। और अगर क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो वहाँ पे कौन सा पोल डेवलप होगा? साउथ पोल। तो अगर इसको अपोज करने के लिए यहाँ इसको क्या बनना पड़ेगा? इसको बनना पड़ेगा नॉर्थ पोल। और अगर यहाँ बनेगा नॉर्थ पोल तो करंट कैसे फ्लो करना चाहिए? ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए आप, गॉट इट? इसको अपोज करने के लिए यहाँ क्या चाहिए? नॉर्थ पोल। और अगर यहाँ नॉर्थ पोल चाहिए तो यहाँ पे करंट कैसा बन जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर? अब इसी के बेसिस पे जरा दूसरे वाले को समझिए। यहाँ पर दिस मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल। अवे का मतलब नॉर्थ पोल को इस एंड से दूर लेके भाग रहे हैं। दूर लेके भाग रहे हैं तो मतलब जब दूर लेके भागोगे तो ये खींचेगा अपनी ओर, जब पास लेके आओगे तो धक्का मारेगा। अपोज करना है, रोकना है। तो जब ये भाग रहे हैं तो रोकने के लिए अपनी ओर लाना पड़ेगा। अब नॉर्थ पोल को अपनी ओर कैसे ला सकता है ये कॉइल? तभी ला सकता है जब यहाँ पर कौन सा पोल आ जाए? साउथ पोल आ जाए। गॉट इट? और यहाँ पर साउथ पोल आने का मतलब करंट यहाँ पर कैसा होगा? इट विल बी क्लॉकवाइज। तो जब ये क्लॉकवाइज आ रहा है तो यू कैन सी द करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन ऐसे, एंड दस द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर चेंजेस टू अपोजिट साइड। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल बिकम्स अपोजिट। आई बात समझ में? जब नॉर्थ पोल को दूर लेके जाएंगे तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर क्या डेवलप होगा? साउथ पोल। और जब साउथ पोल डेवलप होगा तो ऑब्वियसली अगर ये एंड साउथ पोल है तो साउथ पोल का मतलब कॉइल में यहाँ पर करंट कैसे फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर? सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर। अब यहाँ पर साउथ पोल है, जब साउथ पोल को इसी तरफ ला रहे हैं तो फिर इनके पास ला रहे हैं। अब अपने पास आने से रोकना है तो धक्का मारना पड़ेगा। धक्का कब मारेंगे? जब दोनों की पोलैरिटी सेम होगी। जब दोनों की पोलैरिटी सेम मतलब यहाँ पर क्या बनेगा? साउथ पोल बनेगा। साउथ पोल बनेगा तो यहाँ पर करंट कैसे फ्लो करेगा? क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। और क्लॉकवाइज फ्लो करेंगे तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। क्लियर? आई बात समझ में? लास्ट केस पे आ जाते हैं। अब हम लोग साउथ पोल को दूर लेके भाग रहे हैं। दूर लेके भाग रहे हैं, जब मतलब दूर भाग रहा हो तो रोकना, भागने से रोकना है, अपनी ओर खींचना है। जब पास आ रहे हो तो धक्का मार के भगाना है। जब दूर जा रहे हो तो पकड़ के खींच लेना है। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर साउथ पोल को दूर लेके भाग रहे हैं, पास कौन खींच सकता है? ओनली नॉर्थ पोल। ठीक, पास सिर्फ नॉर्थ पोल खींच सकता है। और पास अगर खींचना है तो यहाँ पर कौन सा पोल डेवलप होना चाहिए? नॉर्थ पोल। अगर यहाँ पर डेवलप हो रहा है नॉर्थ पोल तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ द करंट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान से देखो, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज गया तो दैट मीन्स द करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। यू कैन सी। क्लियर? अब लेंस लॉ के बेसिस पर अगर इन सारी पॉइंट्स को आप समझेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर। गॉट इट? देख लीजिए सारे पॉइंट्स। ठीक है, नाउ आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर टू यू। ठीक, प्लीज़ ऑब्जर्व द डायग्राम्स अगेन, डू द सेम थिंग्स जो मैंने कल आपको बताई थी कि प्लीज़ सारे डायग्राम्स ड्रॉ कर लीजिए। मैं भी आप वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आएगा, थोड़ी देर बाद आप कहेंगे नहीं कुछ नहीं समझ में आया। तो प्लीज़ जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप ऑब्जर्व भी करना। ठीक है, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आपको ऑब्जर्व भी करना है। ठीक, एक एक चीज़, तब आपको हर एक पॉइंट क्लियर होगा। क्योंकि मतलब जैसे मैंने बताया ना, उसको अपने से जब तक आप नहीं सोचोगे दैट इट विल नॉट बी क्लियर टू यू। ओके, नाउ ये कंक्लूजन एक था जो मैंने बताना भूल गया था। ठीक है, रिलेटिव मोशन। करंट इज इंड्यूस्ड इन अ क्लोज्ड कॉइल व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। इट इज नॉट मैग्नेट, इट इज मैग्नेट।
ठीक है, कॉइल एंड द मैग्नेट। अब रिलेटिव मोशन का मतलब समझ में आ गया ना, या तो सिर्फ कॉइल को मूव कराओ टुवर्ड्स द मैग्नेट, या तो सिर्फ मैग्नेट को मूव कराओ टुवर्ड्स द कॉइल, या दोनों को एक दूसरे की तरफ मूव करा दो। मतलब ओवरऑल देयर शुड बी अ मोशन, चाहे एक में हो चाहे दोनों में। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? ओके, नाउ लेट अस कम टू एसी जनरेटर। सो व्हाट इज एसी जनरेटर? अब बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे, डीसी मोटर क्या था, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज करता था। और यहाँ पर देखें तो हम लोग ने क्या किया है, फाइनली डिड इट। इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, क्या करता है ये, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, प्रिंसिपल जो अभी तक हम लोग पढ़ के आए हैं अभी अभी, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि क्या कहता है कि जब भी किसी क्लोज्ड कॉइल से लिंक्ड या एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उस कॉइल में करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, और इसी बेसिस पे हम लोगों ने पूरा जनरेटर बना लिया है। अब हमें उसी के बारे में पढ़ना है कि हाउ डज अ जनरेटर वर्क। पहले तो ये जानना पड़ेगा दिखता कैसा है, क्या क्या होता है उसमें, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सबके फंक्शन क्या होते हैं, एंड देन विल come to know how does it work. ठीक है, so this is it for today. We'll continue the construction and all the working of AC generator in the next class. Okay, thank you class.